सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी इंट्रोडक्शन ऑफ द माइक्रो इकोनॉमी। ठीक है, पहले आप ये बता दो, आपको माइक्रो इकोनॉमी के बारे में पता है? माइक्रो इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है, जैसे कि हम क्लास 11th में, अभी तो हम क्लास 11th में माइक्रो पढ़ रहे हैं और क्लास 12th में यू आर गोइंग टू स्टडी द मैक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, दोनों सुनने में सिमिलर लग रहा है, बस आई और ए का फ़र्क है। पर जो माइक्रो इकोनॉमिक होती है, इस इकोनॉमिक में हम क्या पढ़ते हैं? एक इंडिविजुअल यूनिट। ठीक है, एक इंडिविजुअल यूनिट पर समझ रहे हैं आप लोग, जैसे कि डिमांड और सप्लाई बिटवीन द सप्लायर एंड द कंज्यूमर, यानी एक इंडिविजुअल की बात हो रही है। अब वही अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो वहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात हो रही है। एग्रीगेट डिमांड में यानी कि समझ में आ रहा है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही है, उनके बीच का जो डिमांड और सप्लाई है और जो इक्विलिब्रियम है वो हम पढ़ते हैं अपने मैक्रो इकोनॉमिक में। तो ये जो माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक है, इनका जो डिफरेंस है ये मैं पढ़ाऊँगी आपको थोड़ा बाद में, एकदम डीप में पढ़ाऊँगी, क्योंकि ये आपका सिलेबस का ही पार्ट है। तो जो फर्स्ट थिंग हमको पढ़नी है वो पढ़ना है इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में आता है हमारा व्हाट इज़ इकोनॉमिक। ठीक है, इकोनॉमिक आप क्योंकि ये पहली बार पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, तो आपको पता होना ज़रूरी कि इकोनॉमिक होता क्या है। इकोनॉमिक एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे लोग काम करते हैं और उस काम के बदले उन्हें क्या किया जाता है? पेमेंट दी जाती है उनको। ठीक है, इसे कह देते हैं इकोनॉमिक, वेरी सिंपल। अब दूसरा आ जाता है वाई वी स्टडी इकोनॉमिक। भाई हम इकोनॉमिक्स पढ़ते क्यों हैं? जैसे कि अकाउंट्स हम पढ़ते हैं ट्रांजैक्शंस के लिए, तो वैसे इकोनॉमिक भी हम पढ़ते हैं कि हमारी इकोनॉमी में, ठीक है, कितना रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं कि अनलिमिटेड हैं, और अगर लिमिटेड है तो हमें स्कार्सिटी जैसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ जाता है। ठीक है, स्कार्सिटी क्या होती है? स्कार्सिटी मीन्स द लैक ऑफ रिसोर्सेज, शॉर्टेज। ठीक है, किसी चीज़ की कमी हो जाना। जैसे कि देखो, तुम्हारे पास अगर 10 रुपये हैं, ठीक है, अब पहले तुम्हारे पास थे 100 रुपये। जब तुम्हारे पास 100 रुपये थे तो तुमने उस 100 रुपये में चॉकलेट्स खरीद ली, चिप्स खरीद लिया और कोल्ड ड्रिंक पी ली। ठीक है, लेकिन अब तुम्हारे पास बस 10 रुपये हैं, तो तुम सोचोगी या सोचोगे कि उन 10 रुपये में मैं कितना चीज़ खरीद लूँ। ठीक है, तो तुम कुछ अननेसेसरी आइटम्स को एलिमिनेट कर दोगे अपने लिस्ट से। ठीक है, तो जैसे 10 रुपये में से तुमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम बिस्किट की, तो तुमने 10 रुपये का बिस्किट खरीद लिया। लेकिन अब तो ना तुमने कोल्ड ड्रिंक खरीदी, ना तो तुमने चॉकलेट्स खरीदा, जस्ट बिकॉज यू आर हैविंग अ स्कार्स रिसोर्स। और यहाँ पे स्कार्स रिसोर्स आएगा हमारा मनी, क्योंकि हमारे पास पैसे कम थे, इसीलिए हमने कुछ चीज़ों को एलिमिनेट कर दिया और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था उसको हमने कंसिडर करके अपने पैसे को इन्वेस्ट किया। दिस इज़ व्हाट द स्कार्सिटी सेज। ठीक है, और अब हम इसका सोल्यूशन देखेंगे तो क्या होगा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। सो एलोकेट दिस स्कार्स रिसोर्स फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ नेवर एंडिंग वांट्स। ठीक है, मैंने वाटर लिख दिया, सॉरी। हाँ, नाउ दिस इज़ परफेक्ट। ठीक है भाई, तो हम इसको इसीलिए पढ़ रहे हैं, ये जानने के लिए कि जो रिसोर्सेज हैं उनको हम किसी अप्रोप्रिएट जगह पे अलोकेट करें, फिर उनका यूटिलाइजेशन करें, ताकि हमारी इकोनॉमी में स्कार्सिटी जैसी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। ओके, तो मैंने आपको बेसिक तो बता दिया कि इकोनॉमिक क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, स्कार्सिटी क्या होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे स्कार्सिटी इज़ नॉट ओनली अ प्रॉब्लम। स्कार्सिटी ही समस्या नहीं है, देखते हैं कि और समस्या क्या है। तो देखिए, इसमें स्कार्सिटी प्रॉब्लम नहीं है। स्कार्सिटी मतलब क्या होता है? लैक ऑफ रिसोर्सेज, शॉर्टेज। ठीक है, लेकिन लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज नॉट ओनली प्रॉब्लम नहीं बच्चा, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं होती है। हमारी जो प्रॉब्लम होती है वो इससे भी ज़्यादा बियॉन्ड होती है। पहली बात तो एक तो रिसोर्सेज स्कार्स हैं, बहुत ही कम रिसोर्सेज हैं। दूसरी बात तो इनके इतने ज़्यादा अल्टरनेट हैं भाई साहब, मतलब जैसे कि हम मनी का एग्जांपल लेके चल रहे हैं तो हम मनी को ही कंसीडर करेंगे। जैसे मैंने वो 10 रुपये वाला एग्जांपल लिया, ठीक है, अब उस 10 रुपये को आप बहुत सारी चीज़ों को ख़रीदने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम खरीद सकते हैं विद इन दैट 10 रुपीज़। तो 10 रुपये से हम खाली बिस्किट ही नहीं बल्कि बहुत कुछ खरीद सकते हैं। 10 रुपये में हम पेन खरीद सकते हैं, 10 रुपये में हम पेंसिल खरीद सकते हैं, 10 रुपये में स्केल खरीद सकते हैं। ठीक है, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि हमको चूज़ करने में दिक्कत हो जाती है। हम सोचते हैं कि ये हम सोचते हैं हम अपना मनी यहाँ पे लगाएं कि वहाँ पे लगाएं, क्योंकि तो उसके तो यूजेस तो अल्टरनेट हैं। डिपेंड तो आप पे करता है कि आप क्या चूज़ करते हैं। तो दूसरी प्रॉब्लम ये आ जाती है, द रिसोर्सेज आर लिमिटेड
एंड ऑल्सो दे आर हैविंग अल्टरनेट यूजेस, ठीक है। उनके जो यूजेस होते हैं वो काफ़ी अल्टरनेट होते हैं, यानी बहुत सारे पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। बुक में जो एग्जाम्पल गिवन है वो गिवन है पेट्रोल का, ठीक है। अब देखो भाई, जो पेट्रोल होता है वो स्कार्स होता है, मतलब क्या होता है, कम होता है, हमें उसकी जो स्टॉक है पेट्रोल का वो कम है। लेकिन रिलेटिवली अगर हम देखें कि जो व्हीकल में है पेट्रोल का ही यूज़ करते हैं, लेकिन जो पेट्रोल का यूज़ है वो मशीन्स वगैरह में भी होता है, तो इंजन्स में होता है, जनरेटर्स में होता है, एक्सेट्रा में होता है। तो ये डिफ़ाइन करना कि इस पेट्रोल का इस्तेमाल हम व्हीकल में करें, कि एयरप्लेन में करें, कि जनरेटर में करें, कि रेलवे इंजन में करें, ये सबसे बड़ी समस्या आ जाती है हमारे पास। सो व्हेनेवर कमोडिटी इज चोजन फॉर वन यूज़, अदर वैल्यूएबल यूजेस विल हैव टू बी रिजेक्टेड। समझे? इसका मतलब क्या है, हम एक साथ सारी चीज़ों को चूज़ नहीं कर सकते हैं। चूज़ करने के लिए हमें कोई किसी एक ही चीज़ को चूज़ करना होगा, और बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं वो आपको एलिमिनेट करना होगा। दिस इज़ व्हाट द इकोनॉमिक से, ठीक है। अब आ जाते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखो, मैं आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि रीज़न ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। बुक में इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं जैसा बोली आप बस सुनते रहिए, आप अपने आप से आंसर लिख लेंगे। आपको कोई बुकिश लैंग्वेज रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको पॉइंट समझ में आते हैं तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं विद द ईज़। तो देखो, जो सबसे पहली दिक्कत आती है वो होता है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। जैसे हमारे रिसोर्सेज में आ जाता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। ये सब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होते हैं। लेकिन हम जो ह्यूमन है ना, हम जो प्राणी हैं, हमारे जो वांट्स होते हैं वो काफ़ी अनलिमिटेड होते हैं। हमको चाहिए कि अभी ये डिमांड पूरी हुई, हमको दूसरी डिमांड पूरी करनी है, ठीक है। हमको क्या है कि हमारी डिमांड कभी कमी नहीं होती, हमारी वांट्स कभी कमी नहीं होती, हमारे जो वांट हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। और स्कार्सिटी ये भी कहती है कि जो स्कार्सिटी है वो एक यूनिवर्सल चीज़ है, मतलब वो तो होना ही होना है। ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जहाँ पे स्कार्सिटी ना हो। और अगर स्कार्सिटी होती ही ना तो हमें इतनी दिक्कत होती ही नहीं इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। रिसोर्सेज अगर स्कार्स होते हैं ना तो हमको ये दिक्कत झेलनी ना पड़ती। दूसरा आ जाता है अनलिमिटेड वांट्स। वही पहली वाली बात, ह्यूमन की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बदलती रहती हैं। ऑल वांट्स आर नॉट इक्वल इंटेंसिटी, यानी हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो समय समय पे बदलती रहती है। जैसे इस टाइम हमें कोल्ड ड्रिंक पीनी है, दूसरे टाइम हमको आइसक्रीम खानी है, और ये चीज़ हमारी कांस्टेंट नहीं रहती। अगर हमें आज कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो कल भी कोल्ड ड्रिंक पीनी होगी, आज हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो कल हम आइसक्रीम खाएंगे। तो ये जो प्रायोरिटीज़ हैं हमारी समय पे से बदलती रहती हैं। ये भी एक मेन रीज़न होता है जिसकी वजह से हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को देखते हैं और फेस करते हैं। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज द अल्टरनेटिव्स। अब देखो, तो ये तो मैंने बता ही दिया कि हर एक रिसोर्सेज के अल्टरनेट यूजेस होते हैं उनके। हम हर एक रिसोर्सेज को फॉर एनी पर्पस यूज़ कर सकते हैं। जैसे वाटर हो गया, ठीक है, वाटर को हम पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और खाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और फॉर वॉशिंग द क्लोथ्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इन सब चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो 3 मेजर प्रॉब्लम है, ये मतलब इन्हीं की वजह से हमें इकोनॉमी में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इन पॉइंट्स को अच्छे से ज़रा पढ़ लीजिएगा एक बार बुक से, ओके। अब एक बार बुकिश लैंग्वेज पे आ जाते हैं। तो इकोनॉमिक, सॉरी लेट मी एडजस्ट माय कैमरा। Economic is a social science which studies the way a society chooses to use its limited resources, which have alternatives to produce the goods and services and to distribute them among the different group of people, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि हमको चूज़ कैसे करना है, ये इतने सारे अनलिमिटेड वांट होने के बाद लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करने हैं जिनके अल्टरनेट यूज़ हैं, और हम गुड्स और सर्विसेज को कैसे प्रोड्यूस करेंगे और इनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, ठीक है। इसीलिए हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक, और यही हमारे मीनिंग है इकोनॉमिक्स का, ओके। व्हाट इज़ इकोनॉमिक इज़ ऑल अबाउट? इकोनॉमिक इज़ ऑल अबाउट मेकिंग द चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी। सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए, कई सारे ऑप्शंस होने के बाद भी हम जो सबसे परफेक्ट होता है हम उसी को चूज़ करते हैं। दिस इज़ व्हाट द इकोनॉमिक्स सेज, ठीक है। ऑप्शन इन द सेंस, जैसे कि आपने 12th कंप्लीट किया, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। आप क्या चॉइस करते हैं, आप क्या चूज़ करते हैं जो आपके करियर के लिए सबसे परफेक्ट हो, ठीक है। इतनी भीड़ में आप एक सिंगल एम बनाते हैं, उस एम से आप डेडिकेटेड रहते हैं और आप उसी एम को अचीव करते हैं। तो ये क्या शो करता है कि
आपने सबसे परफेक्ट चीज़ को चूज़ किया, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें थी वो बहुत ही ज़्यादा क्योंकि जो चीज़ें थी उनके बहुत सारे अल्टरनेटिव्स थे। आपको क्या चाहिए था कि आप किसी एक चीज़ को ही चूज़ करो, ठीक है। अब आ जाते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है, जो भी दो टाइप की हैं, एक है पॉजिटिव इकोनॉमिक, एक है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक। तो आइए पढ़ते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक के बारे में। तो जो पॉजिटिव इकोनॉमिक होती है इसमें हम ये बताते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कैसे होगी, और नॉर्मेटिव में क्या बताया जाता है कि जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे होना है, मतलब क्या क्या ज़रूरत चीज़ें होती हैं जो हमें करनी चाहिए ताकि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। मतलब ये जैसे मतलब इंस्ट्रक्टिव इन नेचर है, यानी इंस्ट्रक्शन हमें बताता है कि कैसे हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये तो बताता है कि प्रॉब्लम क्या है और ये बताता है कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसका हम देखते हैं कि वेरिफिकेशन, इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक है इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं, पर जो हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक है इसमें हम नहीं वेरीफाई करते, वेरिफिकेशन इज़ नॉट डन। और इसमें क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक में इट एम्स टू मेक अ रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इट एम्स टू डिटरमाइन द आइडल। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक क्योंकि हमें सोल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं कि हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, तो ये बेसिकली हमारे आइडल्स पे बेस होता है। और ये क्या होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो चल क्या रहा है, बेसिकली इट इज़ बेस्ड अपॉन द फैक्ट, डज नॉट सजेस्टिव इन नेचर। ये फैक्ट पे होता है, कुछ भी सजेस्ट नहीं करता है आपको कि आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, नहीं। ये क्या होता है, इसमें बस इंडिविजुअल का ओपिनियन होता है कि देखो जैसे कि डिफ्लेशन का पीरियड चल रहा है, इन्फ्लेशन का पीरियड चल रहा है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। ओके, तो इसका एग्जांपल आ जाता है प्राइस इन द इंडियन इकोनॉमी आता है कॉन्स्टेंटली राइजिंग, और नॉर्मेटिव इकोनॉमी का आ जाता है इंडिया शुड टेक अ स्टेप टू कंट्रोल द राइजिंग प्राइसेस। वही इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन वाला मैंने एग्जांपल आपको दे दिया। इन्फ्लेशन यानी महंगाई और डिफ्लेशन यानी कि महंगाई का उल्टा, मंदी। हमारे चैप्टर बस अब खत्म होने को ही आया। हम जल्दी जल्दी ये माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक का डिफरेंस जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, आपको काफ़ी मज़ा आएगी। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया होगा शायद, कोई बात नहीं, तो अभी बता देते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक एक पार्ट होते हैं इकोनॉमिक थ्योरी का विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। इस टाइम हम जो पढ़ रहे हैं ये माइक्रो इकोनॉमिक है, इसमें हम बस इंडिविजुअल यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जो माइक्रो इकोनॉमिक है इसमें हम अग्रीगेट यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। और माइक्रो इकोनॉमिक बेसिकली आपको क्लास 12 में पढ़ने को मिलेगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और माइक्रो इकोनॉमिक तो आप 11th में पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। इसमें आता है आपका डिमांड एंड सप्लाई, इसमें आता है आपका अग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। क्योंकि अग्रीगेट डिमांड और सप्लाई का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों के बारे में हम बात करें, ठीक है। इसमें होते हैं हमारा लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, इसमें होता है हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, जिससे एग्रीगेट डिमांड इज डिराइव्ड फ्रॉम द इंटायर इकोनॉमी। यानी जो एग्रीगेट डिमांड है वो भाई कैसे सेलेक्ट किया गया, कैसे पता किया गया, एंटायर इकोनॉमी को देखते हुए। और वही ये जो लिमिटेड होती है माइक्रो इकोनॉमी पे, इसमें अगर हम डिमांड देखते हैं तो हम बस एक इंडिविजुअल इंसान के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। इट अज्यूम्स ऑल द मैक्रो वेरिएबल टू बी कांस्टेंट, इट अज्यूम ऑल द मैक्रो वेरिएबल्स टू बी कांस्टेंट। सारे मैक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट होते हैं और इसमें सारे माइक्रो वेरिएबल कांस्टेंट होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स हम इनकम थ्योरी भी कहते हैं। ऑलराइट, अब आ जाते हैं थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक पे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड होती है मैक्रो इकोनॉमिक में और मैक्रो इकोनॉमिक होती है माइक्रो इकोनॉमिक पे। सॉरी ये दोनों डिपेंड होते हैं आपस में। तो देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक डिपेंड ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसमें क्या है, द लॉ ऑफ डिमांड केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ द बिहेवियर ऑफ अ अग्रीगेट पीपल, ठीक है। इसका मतलब ये कि जो लॉ ऑफ डिमांड आता है हमारे इकोनॉमी में, तो ये उसके एनालिसिस बाद उसकी स्टडी करने के बाद कि ग्रुप ऑफ पीपल क्या चाह रहे हैं। जैसे हमारे ग्रुप ऑफ पीपल की जो भी वांट होती है, उनका जो परसेप्शन होता है, उनके अकॉर्डिंग जो लॉ ऑफ डिमांड आता है एग्जिस्ट करता है, ओके। दूसरा क्या है, द प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ इन्फ्लुएंस बाय द जनरल प्राइस प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी। किसी भी अगर कमोडिटी का हम देखते हैं कि कोई भी प्राइस फिक्स है तो वो अपने आप से नहीं होता है,
ओके। अब इन्हें ऐप से नहीं होता है, जो भी हमारे इकॉनमी में जो प्राइस प्रिवेल कर रहे हैं, यानी जो बाकी मार्केट्स को हम देख के चलते हैं कि इस मार्केट में जितना प्राइस है, इस मार्केट में कितना प्राइस है, फ्लक्चुएशंस कितना है, उन सबको देखते हुए हम क्या करते हैं, अपने प्राइस को फिक्स करते हैं। ओके। और इसी अकॉर्डिंगली आपका जो प्राइस होता है चेंज होता रहता है। तो इससे हमने क्या देखा कि जो माइक्रो इकॉनमिक हमारी इंडिविजुअल इकॉनमी है, वो कैसे एग्रीगेट इकॉनमी से डिपेंडेंट है। ओके। अब आ जाते हैं हाउ द मैक्रो इकॉनमिक इज डिपेंडेंट ऑन द माइक्रो इकॉनमिक, कि ये जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है ये कैसे डिपेंड होते हैं। ओके। जो नेशनल इनकम होती है, अब जो नेशनल इनकम होती है वो अपने आप से तो हम कैलकुलेट करते नहीं हैं, ठीक है। उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें हर एक इंडिविजुअल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, जितने भी प्राइवेट एक्सपेंडिचर हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैं, ठीक है, जितनी भी मतलब कंपोनेंट है हमारी इकॉनमी में, उन सबको हम कंक्लूड करके नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। तो इंडिविजुअल मैटर्स, ठीक है। दूसरा क्या, एग्रीगेट डिमांड डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड। अब जो एग्रीगेट डिमांड आई कैसे है, जब ग्रुप ऑफ पीपल है, और ग्रुप ऑफ पीपल कैसे बनता है, जब हर एक इंडिविजुअल मिलेगा, हर एक इंडिविजुअल से ही तो ग्रुप बनता है, ठीक है। उससे क्या हुआ कि हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है, जो हमारा एडी है, वो इंडिविजुअल हाउस होल्ड ऑफ द इकॉनमी पे से ही डिराइव होता है। तो जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है वो है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में आ जाता है सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, व्हाट टू प्रोड्यूस में आ जाता है हमें सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड रॉ मटेरियल, कि हमें कौन सी कमोडिटी को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। और सिलेक्शन आ जाता है इसमें बेसिकली। और हाउ टू प्रोड्यूस में आ जाता है सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, वेदर इट इज़ कैपिटल इंटेंसिव और द लेबर इंटेंसिव, ठीक है। तो हाउ टू प्रोड्यूस में हम ये सेलेक्ट करते हैं कि हमारी जो टेक्निक होगी वो कैपिटल इंटेंसिव, यानी कि जिसमें मशीनरीज का यूज़ होता है, कि लेबर इंटेंसिव, जिसमें कि लेबर वर्क यूज़ होता है, यानी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत हो, ठीक है। और फॉर होम टू प्रोड्यूस में आ जाता है वही कि जो हमने जो प्रोड्यूस किया विद अप्रोप्रिएट टेक्निक, अब हमें क्या करना है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने कंज्यूमर्स को। तो ये हो गई हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम। अब बस मैं आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाने वाली वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बाकी ये जो पीफेब है इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी, बिकॉज ये थोड़ा समझने वाला टॉपिक है, और इसके लिए मैं पर्टिकुलर एक अच्छी सी वीडियो लाऊंगी। इसमें कुछ न्यूमेरिकल से आपको देखने को मिलेंगे, तो उस समय अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। सो जल्दी बढ़ते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट टॉपिक, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है, पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ अ कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगॉन। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊँगी। जैसे कि आपने 2 ड्रेस सेलेक्ट करी, ठीक है, 2 ड्रेस सेलेक्ट करी अमंग द थाउजेंड्स ऑफ ड्रेस। दुकानदार ने आपको, शॉपकीपर ने आपको बहुत सारी ड्रेसेस दिखाई, लेकिन आपको पसंद आई 2 ड्रेस, ठीक है। अब 2 ड्रेस में से आपको बस एक ड्रेस लेनी है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद होगी। तो जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद होगी, जो आपने एक ड्रेस ली, उसके बदले आपने कौन सी ड्रेस को एलिमिनेट किया, वही आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी जो जैसे एक पिंक थी ड्रेस, एक थी ब्लू ड्रेस, आपने पिंक ड्रेस को एलिमिनेट करके ब्लू ड्रेस ले ली, ठीक है। तो हमारी जो ब्लू ड्रेस है वो तो मेन है, और जो पिंक ड्रेस जिसको हमने एलिमिनेट किया था वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी वो बहुत ही बढ़िया था, लेकिन हमने उसको एलिमिनेट करके उससे भी बढ़िया चीज़ को चूज़ किया, ठीक है। और बुक की एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, उसमें जैसे कि आपको 35,000 की जॉब मिल रही है, और उससे पहले आपको 30,000 की जॉब मिल रही थी, और उससे पहले आपको 28,000 की जॉब मिल रही थी, ठीक है। तो आप क्या चूज़ करेंगे, जाहिर सी बात है आप 35,000 वाली जॉब चूज़ करेंगे। इसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो है 30,000। आपने इस 35,000 को चूज़ करने के लिए जो 30,000 वाली जॉब थी उसको आपने एलिमिनेट किया, रिजेक्ट किया। ओके, सो विद दिस टॉपिक आई एम एंडिंग दिस चैप्टर, एंडिंग माई क्लास, माई सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको रिडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बारे में पढ़ाऊँगी। बाय बाय।